5 मई 2024 नीट यूजी का रिजल्ट आता है और एक नंबर पूरे देश को चौंका देता है। टोटल 67 स्टूडेंट्स के देश भर में 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए, यानी फुल मार्क्स आए, उनका परफेक्ट स्कोर आया। अब नॉर्मल लॉजिक तो यही कहेगा कि वाह कितने जीनियस बच्चे हैं हमारे देश के, लेकिन जैसे जैसे इस एग्जाम के पीछे हो रहे घपलेबाजी के पैटर्न को पकड़ा गया, सभी लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि नीट की मार्किंग स्कीम में 718 और 719 नंबर्स आना मैथमेटिकली ही पॉसिबल नहीं है। फिर भी बच्चों के एग्जैक्टली वही नंबर्स कैसे आ सकते हैं? और जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने गया तो उसने भी यही कहा कि अगर 0.001% भी यहाँ पर गलती हुई है तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक एग्जाम, 2 करोड़ बच्चों की उम्मीद और एक सिस्टम जो खुद कह रहा है कि उसमें कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि कितने नंबर लीक हुए, कितने क्वेश्चन लीक हुए, कहाँ क्वेश्चन पेपर लीक हुए। असली सवाल ये है कि इस पेपर लीक की घटना के बाद कितने ही घर, कितने ही फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो गए। दोस्तों, मैं हूं अरसम जावेद और आज आपको मैं स्टोरी बताऊंगा इस देश के सबसे ज्यादा शर्मनाक पेपर लीक की। वो है नीट पेपर लीक। ये कहानी सिर्फ इस नीट पेपर लीक की नहीं है, ये कहानी उस पूरे फेल हुए सिस्टम की है जो हर साल पेपर लीक करता है और करोड़ों बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करता है। इस वीडियो के एंड तक आप समझोगे कि जो भी आज तक कानून बनाए गए हैं इस पेपर लीक को रोकने के लिए, वो काम क्यों नहीं कर रहे और इस पेपर लीक को रोकना इतना मुश्किल क्यों है। चलिए पहले समझते हैं कि हुआ क्या था। 5 मई 2024 नीट यूजी का एग्जाम होता है। 4750 सेंटर, 571 शहर और 23 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स। ये दुनिया के सबसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से एक है, क्योंकि इसी एक एग्जाम से डिसाइड होता है कि बच्चे डॉक्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे। इसका रिजल्ट डिक्लेयर होता है 4 जून को और उसी दिन से इस सिस्टम के अंदर क्रैक्स दिखना शुरू हो जाते हैं। इसका पहला रेड फ्लैग था कि 67 बच्चों ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करी, यानी उनके 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए। नॉर्मली एक साल में 2 या 3 बच्चे ही ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करते हैं, लेकिन इस साल 67 बच्चों ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करी। दूसरा रेड फ्लैग, ग्रेस मार्क्स। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसने बोला कि कुछ सेंटर्स में बच्चों को टाइम कम दिया गया था, इस वजह से हम उनको ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं। 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क दिए गए। लेकिन जब लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि ये ग्रेस मार्क्स किस फॉर्मूला पर दे रहे हैं आप, तो एनटीए की तरफ से कोई भी क्लियर जवाब नहीं मिला। और फिर असली कहानी का भंडाफोड़ होता है हजारीबाग, झारखंड से। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि हजारीबाग के एक स्कूल से पेपर चुराया गया था। इस स्कूल में पेपर्स को स्टोर करके रखा गया था। वहां से ये पेपर बिहार के पटना तक पहुंचा और वहां पर बैठे सॉल्वर गैंग्स ने ये पेपर एक रात पहले ही बच्चों को बांट दिए। सॉल्वर गैंग्स वो लोग होते हैं जो पैसे लेकर बच्चों को आंसर रटवाते हैं। बिहार पुलिस ने इसमें 13 लोगों को अरेस्ट भी किया। बाद में सीबीआई ने इस पूरे नेटवर्क के अंदर से लगभग 50 लोगों को गिरफ्तार किया। अब यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब सबसे पहले ये खबर सोशल मीडिया में आई तो आपको मालूम है एनटीए ने क्या बोला? एनटीए ने बोला कि ये रिपोर्ट्स बेसलेस हैं, इनका कोई आधार नहीं है। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में एनटीए ने यह भी कहा कि जो क्वेश्चन पेपर की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, उसका असली क्वेश्चन पेपर से कोई लेना देना नहीं है। तो सोचकर देखो, जो रेगुलेटरी बॉडी खुद एग्जाम करवाती है वही बच्चों से झूठ बोल रही है, तो ये स्टूडेंट्स किस पर भरोसा करेंगे? इसी पेपर लीक को लेकर प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक स्टूडेंट्स सड़कों पर आते हैं। ऑपोजिशन पार्टीज भी पार्लियामेंट में हंगामा करती हैं और आखिरकार ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है और जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट का बयान आता है कि एग्जाम की सैंक्टिटी ब्रीच हुई है, यानी एग्जाम की पवित्रता टूट चुकी है। लेकिन इस सब के बावजूद भी एग्जाम कैंसिल नहीं होता और केंद्र सरकार ये दलील देती है कि अगर इतना बड़ा एग्जाम हम कैंसिल कर देंगे तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑनेस्टली पेपर को देकर नंबर पाए हैं उनका फ्यूचर खराब हो जाएगा। उनका क्या होगा? यहाँ पर एक डिलेमा में फंस गए लोग। यहाँ पर 2 रास्ते बट गए कि अगर पेपर कैंसिल करते हैं तो उन बच्चों का भी नुकसान होगा जो ऑनेस्ट थे, और अगर पेपर कैंसिल नहीं करते हैं तो बच्चों के साथ तो वैसे भी अन्याय हो रहा है। और इसी कंफ्यूजन के बीच कुछ बच्चे ऐसा कदम उठाते हैं जो कभी वापस नहीं लिया जा सकता। इस नीट 2024 के पेपर लीक के बाद उलझन भरा माहौल हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसी बीच देश के अलग अलग कोनों से खबरें आती हैं कि लगभग 20 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर ली है। और इसकी वजह क्या रही होगी ये आप खुद भी जानते हो। जरा सोच के देखो, उन बच्चों के माइंड में जाकर देखो,
उनको क्या डर था कि वो अपनी फैमिली को डिसअपॉइंट करेंगे, उनके फ्यूचर का क्या होगा, अगर एग्जाम कैंसिल हो गया तो क्या होगा, इसी सारे डर के चलते उन बच्चों ने अपनी जान दे दी। एक लड़की जिसकी फैमिली मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से थी, जहां उसके पापा मजदूरी करके उसकी कोचिंग की फीस भरते थे, उसने इस नीट 2024 के एग्जाम में इतना कॉन्फिडेंट फील किया था कि उसको लग रहा था कि उसके 650 से ज्यादा मार्क्स आराम से आ जाएंगे। लेकिन रिजल्ट के बाद जो हुआ, उसके परिवार ने बताया कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। वहीं एक दूसरी तरफ एक स्टूडेंट ने यह भी लिखा कि मैं दोबारा इस एग्जाम को देने की हिम्मत नहीं रखती। कुछ ही घंटों बाद खबर आती है कि उस लड़की ने भी सुसाइड कर ली। अब यहाँ मैं आपको एक जरूरी बात समझाता हूँ। राजस्थान के कोटा शहर में, जहां पर लाखों बच्चे देश भर से आकर नीट और जेईई की कोचिंग लेते हैं, सिर्फ 2023 में ही 26 बच्चों ने अपनी जान दे दी थी। और ये बात नीट पेपर लीक होने से पहले की है। मतलब ये जो पूरी समस्या है, ये सिर्फ एक स्कैम की नहीं है, एक पेपर लीक होने की नहीं है, ये समस्या एक पूरे कल्चर की है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इसका एक डेटा है, मैं आपको दिखाऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। ये डेटा बताता है कि 2014 से लेकर 2024 तक जितनी भी स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी हैं, उन सुसाइड्स में हर 5 में से एक बच्चे ने जो सुसाइड की है वो एग्जाम में फेल होने के डर से की है। तो असली सवाल ये है ही नहीं कि इस पेपर लीक ने कितनी जानें ली हैं, बल्कि असली सवाल ये है कि एक स्टूडेंट एक एग्जाम की शीट को अपना पूरा फ्यूचर, अपनी पूरी जिंदगी क्यों मानने लगता है। हमने ऐसा सिस्टम क्यों बनाया है? सोच के देखो दोस्तों, जब एक 17-18 साल का बच्चा, एक स्टूडेंट, अपनी जान लेने के बारे में सोचे, और किस लिए? सिर्फ एक एग्जाम में फेल होने के दबाव से। इसका मतलब यह है कि वो स्टूडेंट वीक नहीं है, बल्कि ये उस खराब सिस्टम की नाकामी है जिसने उसको ऐसा सोचने पर या ऐसा करने पर मजबूर किया। अगला सवाल ये है कि क्या ये पेपर लीक इस देश में पहली बार हुआ है? तो दोस्तों, ये पेपर लीक पहली बार नहीं हुआ है। और अब जो मैं आपको हिस्ट्री दिखाने जा रहा हूँ इस पेपर लीक की, आप सुनेंगे तो आपको और ज्यादा गुस्सा आ जाएगा, आपका खून खौल जाएगा। चलो, अब मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो बीजेपी के राज में हुए पेपर लीक्स पर नजर डालते हैं। उसके बाद कांग्रेस के राज में हुए पेपर लीक्स पर भी नजर डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्यापम घोटाले की। मध्य प्रदेश में 2008 से लेकर 2013 तक, जहां बीजेपी की सरकार थी, पूरे 5 साल एक स्कैम चलता रहा, जिसमें मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम पीएमटी गलत तरीके से फ्रॉडुलेंटली कंडक्ट किया जा रहा था। वहां पर घोटाला यह हो रहा था कि जिसको एग्जाम देना था वो मौजूद ही नहीं होता था, और उसकी जगह कोई दूसरा पर्सन, कोई दूसरा सॉल्वर वहां पर एग्जाम दे देता था। और उससे भी खराब बात यह है कि उस वक्त किसी का एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ, सब कुछ ऐसे ही चलता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कई सालों के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई और ये घपला सामने आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने 634 एमबीबीएस एडमिशंस और डिग्रीज को कैंसिल कर दिया। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस केस में जितने भी विटनेसेस थे, उनमें से कई सारे विटनेसेस की और इस केस से जुड़े कई सारे लोगों की मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में मौत हो गई। कई जर्नलिस्ट्स ने इस स्कैम को देश का सबसे बड़ा स्कैम और सबसे ज्यादा शेमफुल स्कैम बताया। अब आते हैं 2015 AIPMT, जो नीट से पहले मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है। उस साल भी पेपर लीक का मामला सामने आया, और ये ब्लूटूथ डिवाइसेस के जरिए पेपर लीक हो रहा था, जो कि 10 स्टेट्स में ये पकड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये एग्जाम कैंसिल कर दिया, और उस साल 6.3 लाख बच्चों ने दोबारा एग्जाम दिया। 2017 के बाद अब यूपी का रिकॉर्ड भी देख लीजिए, जहां पर बीजेपी की सरकार थी। यहां इतने पेपर लीक हुए कि यूपी को पेपर लीक का हब बोला जाने लगा। इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017, यूपी टीईटी 2021, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021, एक के बाद एक घोटाले यहां सामने आते रहे। फिर 2021 में राजस्थान में हुए नीट यूजी में भी एलिगेशंस लगे, और उसके बाद 2024 का ये मौजूदा स्कैम जो मैंने शुरू में आपको बताया था। ये रिपोर्ट देखो दोस्तों, ये 10 साल की रिपोर्ट है। ये बताती है कि 2014 से लेकर 2024 के बीच देश में कम से कम 89 पेपर लीक केसेस हुए, और इसमें से 48 एग्जाम्स दोबारा कंडक्ट करवाने पड़े। और अभी तक आप पहचान ही गए होंगे कि सबसे ज्यादा केसेस कहां देखने को मिले। जी हाँ, सबसे ज्यादा केसेस यूपी में देखने को मिले। यूपी में पेपर लीक के 11 केस आए, उसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश से 9 केस आए। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 2024 में पार्लियामेंट के अंदर एक बड़ा रेवोल्यूशनरी बिल पास होता है। मैं रेवोल्यूशनरी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिल पास करने वाले लोगों ने इसको रेवोल्यूशनरी बताया था। उसकी चर्चा मैं अभी थोड़ी देर में करूंगा बस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, इस 2024 पेपर लीक के ठीक 2 साल के बाद, यानी इस एंटी लीक कानून के बनने के 2 साल के बाद, मई 2026 में
फिर से नीट का पेपर लीक हो जाता है। इस बार ये मामला नासिक और सीकर से सामने आया। यहाँ गेस्ट पेपर के नाम पर क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट किए जा रहे थे। जब देखा गया तो उसका ओवरलैप असली एग्जाम पेपर से बहुत ज्यादा था। यानी उस गेस्ट पेपर के अंदर कई सारे सवाल ऐसे थे जो हूबहू उस ओरिजिनल नीट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में भी पाए गए। 2.27 करोड़ स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट होने वाला एग्जाम जो 3 मई 2026 को हुआ था, उसे 12 मई को कैंसिल करना पड़ा। यानी 2024 में जो आप कानून लाए थे उसका 2 साल बाद भी कोई असर नहीं हुआ और वही 2024 वाली कहानी फिर से दोहराई गई। लेकिन यहाँ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि घोटाले और ये पेपर लीक केवल बीजेपी की सरकार में हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। और यहाँ पर हमें किसी पार्टी को टारगेट करने के बजाय उस सिस्टम को टारगेट करना है जिस सिस्टम के अंदर पेपर लीक करना आसान हो जाता है। अब वीडियो के इस हिस्से में मैं आपको कांग्रेस के राज में हुए पेपर लीक और घोटाले बताने जा रहा हूँ। चलिए अब 2004 से लेकर 2014 तक की बात कर लेते हैं, जहां पर यूपीए यानी कांग्रेस की सरकार थी। 2006 में सीबीएसई क्लास 12th अकाउंटेंसी का पेपर दिल्ली में लीक होता है। उस वक्त दिल्ली की चीफ मिनिस्टर थी शीला दीक्षित और उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। 2007 में AIEEE जो इंजीनियरिंग का एक बड़ा एग्जाम था, उसका पेपर कई स्टेट्स में लीक होता है। 2008 में PMT जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, वो पेपर लीक होता है। 2012 में एम्स का एंट्रेंस एग्जाम का पेपर दिल्ली में लीक हो जाता है। CBI इन्वेस्टिगेशन होती है, अरेस्ट्स भी होते हैं, लेकिन एग्जाम कैंसिल नहीं किया जाता। और 2013 में SSC CGL जो लाखों गवर्नमेंट जॉब सीकर्स देते हैं, उसका डिजिटल लीक हो जाता है। क्वेश्चन पेपर्स को स्कैन करके ब्लूटूथ के जरिए फैलाया जाता है। इसकी भी CBI इंक्वायरी होती है और इसमें 17 लोगों को बुक किया जाता है। अब यहाँ पे एक पैटर्न दिखता है, चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, कोई भी सरकार इस समस्या को जड़ से खत्म करने में नाकाम रही है। और ऐसा नहीं है कि ये पेपर लीक सिर्फ सेंटर में होते हैं, दिल्ली में होते हैं, या केंद्र सरकार इस पेपर लीक को रोकने में नाकाम है। गुजरात में जहां लंबे टाइम से बीजेपी ने राज किया है, यहाँ GPSC एग्जाम का पेपर जो कि गुजरात पब्लिक सर्विसेज कमीशन का पेपर है, वो लीक हो जाता है। यूपी में जहां समाजवादी की सरकार थी, 2014 से लेकर 2017 के बीच 3 बड़े केस हुए, जिसमें सबसे बड़ा UPPSC का प्रिलिमिनरी एग्जाम लीक हो गया। एक बात तो यहाँ बिल्कुल साफ है, कोई भी पार्टी अभी तक इस पेपर लीक को नहीं रोक पाई है। तो यहाँ मैं कहना चाहूंगा ये पार्टी का फेलियर नहीं है, ये सिस्टम का फेलियर है। इस पेपर लीक को रोकने में सिस्टम फेल हो चुका है और यही सारी समस्या की जड़ है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिस्टमिक लेवल पे है। पार्टीज एक दूसरे को ब्लेम करती रहती हैं, एक दूसरे पर इल्जाम लगाती हैं, लेकिन सॉल्यूशन की तरफ कोई बात नहीं करता। चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसकी रूट कॉज क्या है, इस सिस्टम के फेलियर की असली वजह क्या है। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि शायद कोई लालच में आकर इस पेपर को लीक कर देता है, कुछ पैसे कमाने के लिए इस पेपर को लीक कर देता है। कोई सिक्योरिटी गार्ड है, उसके हाथ पेपर लग गया, उसने कुछ पैसों के लिए पेपर बेच दिया। ये सिर्फ एक सरफेस लेवल का सच है, असली सच इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। सबसे पहली वजह है इंफ्रास्ट्रक्चर का फेलियर। एक पार्लियामेंट में दिए गए जवाब में एजुकेशन मिनिस्ट्री ने खुद माना कि NTA जो देश के सबसे बड़े एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, उसके अंदर केवल 12 डेप्यूटेशन एम्प्लॉयज हैं, 38 कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है और 138 आउटसोर्स्ड वर्कर्स हैं। इन्हीं के भरोसे पूरा NTA चल रहा है। करोड़ों बच्चों का फ्यूचर इन्हीं लोगों के भरोसे चल रहा है। NTA एक ऐसी एजेंसी है जो पूरे साल के अंदर 20 से भी ज्यादा बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स देश भर में करवाती है। इसमें 6 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल होते हैं और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कुछ चंद लोग चला रहे हैं। इसकी दूसरी बड़ी वजह है कोचिंग माफिया और सॉल्वर गैंग्स का नेक्सस। यहाँ सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि ये सिर्फ 1 या 2 लोग नहीं होते जो अपने लालच के लिए इस पेपर को लीक करते हैं। ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, जिसके अंदर प्रिंटिंग प्रेस का इंसाइडर, ट्रांसपोर्ट का कॉन्ट्रैक्टर, कोचिंग सेंटर का ओनर और कभी कभी कोई लोकल पॉलिटिशियन भी शामिल होता है। दोस्तों सोच के देखो, अगर इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा है तो कोई छोटी सी सजा देने से, छोटा सा फाइन रख देने से कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। इसकी तीसरी वजह है सोशियो इकोनॉमिक प्रेशर। इस बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गरीब किसान अपनी जमीन बेचकर या लोन लेकर अपने बच्चे को कोचिंग भेजता है। वो बच्चा जानता है कि अगर उसका ये एग्जाम निकल गया, ये एग्जाम क्रैक कर लिया उसने, तो उसके पूरे परिवार की किस्मत बदल सकती है। इन्हीं गरीब मजदूरों के, किसानों के बच्चे जो कोचिंग ले रहे हैं, इनकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन का गलत फायदा उठाया जाता है। इसकी चौथी वजह है डिसेंट्रलाइजेशन। इन पेपर्स को प्रिंटिंग प्रेस से ले जाकर हजारों सेंटर्स तक, कभी कभी ट्रक से, कभी ट्रेन से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर पेपर्स को फिजिकली कैरी किया जा रहा है। तो जहां जहां भी पेपर्स फिजिकली कैरी हो रहे हैं,
वहां से पेपर लीक होने का खतरा बढ़ जाता है। ये प्रोसेस जितनी ज्यादा सेंट्रलाइज्ड होगी और जितनी ज्यादा फिजिकल होगी, यहाँ पेपर लीक का चांस उतना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है मैं जल्दी से बता देता हूँ। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारे डिसीजंस एक ही जगह से लिए जाएं, एक ही ऑफिस से लिए जाएं, यानी जो क्वेश्चन पेपर है वो किसी एक ही जगह से बनकर निकले और जितने भी एग्जाम सेंटर्स हैं सब जगह वहीं से निकलकर पहुंचे। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पेपर्स को इंडिपेंडेंटली बनाया जाए, पेपर्स का कुछ हिस्सा कहीं प्रिंट हो, कुछ हिस्सा कहीं प्रिंट हो, और जब उन्हें सब जगह से लाकर जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर पेपर लीक का खतरा बहुत कम हो जाता है। तो समस्या है एक ऐसे सिस्टम की जहां पर हमने कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रखी, जहां पर हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इस पेपर को सिक्योरली कैरी करने का, यहाँ पर कोई रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं है, और यहाँ करोड़ों बच्चों का जो फ्यूचर है वो इसी वीक सिस्टम के भरोसे चलता आ रहा है। अब मैं बात करता हूँ उस 2024 के फैसले की जिसको सरकार बड़ा रेवोल्यूशनरी बता रही थी, बहुत क्रांतिकारी बता रही थी। फरवरी 2024 में पार्लियामेंट में एक नया कानून पास किया। इसका नाम रखा पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। इसको बताया ऐसे गया कि ये बड़ा लैंडमार्क कानून है। इसमें क्या क्या प्रावधान थे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर पेपर लीक करने वालों के लिए 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना तय किया गया। और साथ ही साथ अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर यानी वो कंपनी जो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है जैसे एनटीए, अगर ये इस पेपर में धांधली करती पकड़ी जाती है तो 1 करोड़ तक का जुर्माना इसको भरना पड़ेगा। यहाँ पर सभी ऑफेंसेस कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल हैं, यानी बिना वारंट के गिरफ्तारी होगी और आसानी से जमानत नहीं मिलेगी। अब सुनने में तो ये बड़ा मजबूत कानून लग रहा है, बुलेट प्रूफ कानून लग रहा है। अब मैं आपको हेडलाइंस के पीछे लेकर चलता हूँ और इस कानून की असलियत दिखाता हूँ वो क्या है। पहली प्रॉब्लम ये कि ये कानून पास हुआ फरवरी 2024 में, लेकिन एनफोर्स हुआ जून 2024 में, यानी 4 महीने तक ये कानून सिर्फ कागजों पे लिखा गया और इसी 4 महीने की विंडो के अंदर अंदर नीट 2024 का पेपर लीक हो जाता है। अब दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि ये जो कानून बनाया गया ये केवल और केवल सेंट्रल एग्जाम्स के लिए था, जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, एनटीए, लेकिन जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं जैसे यूपी पुलिस भर्ती, बिहार टीचर एग्जाम, इन सभी के लिए ये कानून स्टेट लेवल की गवर्नमेंट्स को बनाने हैं, जो कि आज तक स्टेट लेवल की गवर्नमेंट्स ने नहीं बनाए हैं। अब यहाँ तीसरी प्रॉब्लम ये है कि जुर्माना इतना बड़ा है ही नहीं जो एक डिटरेंट का काम करे। अब आप सोच के देखो, ये जो सॉल्वर गैंग है, ये जो कोचिंग माफिया है, ये एक पेपर लीक करके करोड़ों रुपए कमाते हैं, तो इनको 10 लाख रुपए का फाइन भरने में क्या दिक्कत होगी? ये पनिशमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी बड़े गैंग के लिए 10 लाख रुपए एक छोटी सी फीस है जो देकर वो बचकर निकल जाएंगे। और यहाँ जेल में कौन जाएगा? किसी भी गरीब इंसान को पकड़कर यहाँ बलि का बकरा बना दिया जाएगा और जो कोचिंग माफिया के बड़े मेंबर्स हैं उनको बचा लिया जाएगा। यहाँ चौथी प्रॉब्लम ये है कि जो कमेटी बनाई गई है मॉनिटर करने के लिए इस सारे एग्जाम्स को, उसका कोई क्लियर मैंडेट ही नहीं है, यानी उस कमेटी को खुद नहीं पता कि उसके अंदर क्या ऑपरेशंस होने हैं। अब इसके बाद देश को सबसे बड़ा झटका लगता है जिसकी वजह से ये सारे प्रोटेस्ट और ये सब चीजें आपने देखी। ये कानून 21 जून 2024 से लागू हुआ और मई 2026 यानी इस कानून के लागू होने के पूरे 2 साल के बाद नीट का पेपर फिर से लीक हो जाता है। इस पेपर लीक के बाद सरकार अब कह रही है कि अब ये जो नीट यूजी का पेपर है ये पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड कर दिया जाएगा, जहां पर फिजिकल क्वेश्चन पेपर्स को ट्रांसपोर्ट करने का झंझट खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये एक अच्छा स्टेप हो सकता है इस पेपर को लीक प्रूफ बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर अभी भी एक सवाल का जवाब नहीं मिला और वो है अकाउंटेबिलिटी। क्या सिर्फ इस पेपर को कंप्यूटराइज्ड करने से, ऑनलाइन बना देने से ये पूरी समस्या खत्म हो जाएगी? आप भी मुझे कॉमेंट करके बताओ अगर आपने नीट का एग्जाम दिया है और अगर आप एक एस्पिरेंट के तौर पर ये वीडियो देख रहे हो तो आप अपना एक्सपीरियंस लिखकर शेयर करो। इस पूरी कहानी के बीच में असली कीमत चुका रहे हैं वो बच्चे जो रातों को जागकर पढ़ते हैं, अपने परिवार की उम्मीदें लेकर एग्जाम देते हैं और जब सिस्टम उनको धोखा देता है तो उनके पास कोई जवाबदेही मांगने की जगह नहीं होती। अब हाल ही में हुए सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद सरकार ने स्टूडेंट्स से वादा किया इस कानून को और स्ट्रिक्ट किया जाएगा, एंटी लीक पेपर बिल बनाया जाएगा। जब पार्लियामेंट में सरकार ने ये सदन में ये बिल पेश किया तो इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था जो इस पेपर को प्रिवेंट करने के लिए किया गया हो, ये सिर्फ पनिशमेंट को स्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो इस कानून के अंदर सजा को बढ़ाकर 5 से 10 साल कर दिया गया और जो फाइन था 10 लाख रुपए का इंडिविजुअल ऑफेंडर्स के ऊपर, वो 10 लाख से बढ़ाकर मैक्सिमम 50 लाख तक का फाइन कर दिया। दूसरा पॉइंट ये है कि जितने भी ये गैंग हैं, जितने भी ये कोचिंग माफिया
या इस तरह के जितने भी बड़े सिंडिकेट चल रहे हैं उन लोगों को 7 साल से 10 साल की जेल हो सकती है और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अंदर अगला प्रावधान ये है कि जिन कॉन्ट्रैक्टर्स को ये पेपर कंडक्ट करने को दिया जाता है, अगर वो मैल प्रैक्टिस करते पकड़े जाते हैं तो उनको 5 करोड़ तक का फाइन और 8 साल तक का बैन लग सकता है, यानी 8 साल तक वो पेपर कंडक्ट नहीं करवा सकते। इसके अंदर अगला है कि अगर कोई सीनियर डायरेक्टर या कोई अगर मैनेजमेंट का आदमी इसके अंदर शामिल पाया जाता है तो उसको 5 साल तक की सजा हो सकती है। उसके अलावा यहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी, फास्ट ट्रैक ट्रायल का भी प्रावधान लाया गया कि 2 महीने की इन्वेस्टिगेशन डेडलाइन होगी। पुलिस को, सीबीआई को या जितनी भी स्पेशल टास्क फोर्स वगैरह वगैरह जिनको भी इन्वेस्टिगेशन करनी है पेपर लीक की, उनको 2 महीने के अंदर अंदर इस काम को पूरा करना होगा। उसके बाद स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का प्रावधान लाया गया कि जहां पर रोज के रोज डे टू डे सुनवाई होगी। इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को आदेश दिए गए कि चार्जशीट फाइल होने के 3 महीने के अंदर अंदर वर्डिक्ट आ जाना चाहिए। लेकिन ऑपोजिशन ने इस बिल को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दिया और ये कहकर क्रिटिसाइज किया कि इसके अंदर एग्जाम लीक को प्रिवेंट करने के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। ये सभी प्रावधान एग्जाम लीक जब हो जाएगा उसके बाद क्या होना है उसको लेकर है। अब यहाँ सवाल आपसे है कि ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सिस्टम की बात सरकार कर रही है कि क्या ये इफेक्टिव होगा या नहीं होगा, क्या इससे पेपर लीक की समस्या रुकेगी या फिर इन कोचिंग माफियाओं को पेपर लीक करने का कोई नया तरीका मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।